अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और तमाम को आवाज़ भी बेटा मेरी क्लियरली सुनाई दे रही होगी। हाँ जी, थोड़ी माज़रत, थोड़ी देर हो गई, ज़रा अचानक एक छोटी सी मसरूफियत निकल आई थी, तो बस जल्दी जल्दी उसको निपटाते हुए ज़रा थोड़ी देर हो गई। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, हम बेटा कल हमने अपनी डिस्कशन जो है, आप लोग अगर स्क्रीन्स देख पा रहे हो तो ओपन लूप और क्लोज लूप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं बच्चों ने कल मुझसे किए थे और मैंने कोशिश की थी कि मैं उन क्वेश्चंस को जरा आप लोगों के सामने क्लैरिफाई कर सकूं, वजाहत उनकी कर सकूं और मजीद तफसील के साथ। ऑलरेडी भी हमने काफी डिटेल इसकी पढ़ी थी, मजीद और बेहतर तफसील के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि बेसिकली ओपन लूप के अंदर जो ज्यादा एम्फोसिस है वो ओपन लूप कंट्रोल्स होते हैं उन सिस्टम्स में जहां इनपुट और आउटपुट क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होती, और चूंकि क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होती, आउटपुट को हम उस तरह से डिटरमिन नहीं कर सकते, तो हम ज्यादा जो रिकॉर्ड करते हैं या एम्फसाइज करते हैं वो इनपुट के ऊपर करते हैं। इसी तरह से बेटे आउटपुट जो है क्लोज लूप के अंदर वो फीडबैक चलता है, ठीक है, यानी जैसी आउटपुट होगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम इनपुट जो है वो चेंज करते रहेंगे। आउटपुट के मुताबिक इनपुट चेंज, आउटपुट के मुताबिक इनपुट चेंज, यानी क्लोज लूप के अंदर मामला जो है वो ऑपरेट होंगे और उसके अंदर हम ज्यादा एम्फोसिस जो है वो आउटपुट को रिकॉर्ड करने पे रखते हैं। इनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे वो भी हमने देखे थे। फिर मैंने एग्जांपल्स बेटा आपको जो है वो दी थी। सारा कुछ उसमें जितनी भी एग्जांपल्स थी कोशिश की थी कि उनको अच्छे से समझा सकूं। अच्छा, बिफोर दैट कि मैं आगे बढ़ूं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि बेटा जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, अगर इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन है, कोई मसले मसाइल हैं, तो प्लीज जरूर आप पहले वो क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। अच्छा, एक दो वला आलम क्यों, अब मुझे यकीन मानिए कि कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है कि स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मीटिंग के अंदर बेटे जिन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, तो उनसे रिक्वेस्ट है बेटा कि प्लीज इसको अपडेट कर लें, वरना फिर अगर मैं माजरत के साथ अगर मैं मीटिंग से रिमूव करूंगा फिर वो नाराजगी का इजहार करते हैं कि जी हमें मीटिंग से रिमूव कर दिया है, लेकिन मेरी फिर वो मजबूरी बन जाती है। कोई ये मोहम्मद एम अली लिखा हुआ है, एम अली अंडरस्कोर 5 फिर स्पेस 04, उसकी कुछ समझ भी नहीं आ रही वल्लाह आलम वो क्या है। उनसे रिक्वेस्ट है अपडेट करें। फैसल रजा है, उन्होंने भी अपना साथ रोल नंबर मेंशन करने की तकलीफ नहीं की। तो तमाम जो बेटे अफसर हैं उन अफसरों से दरख्वास्त है मेरी कि मेहरबानी करके इसको, वरना फिर बिला वजह परेशानी बनती है। जी हसन बेटा। सर ये पूछना था आपसे कि मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं जो सिर्फ मॉनिटर करते हैं, तो सर वो ओपन लूप में आता है या क्लोज लूप में आता है? बेटे देखिएगा, सिर्फ मॉनिटरिंग देखें, हर चीज को ना हसन पढ़ते वक्त ना जरा गौर से समझा करें कि उस चीज के अंदर जो थीम है या जो बुनियादी बात है वो क्या है। जो ओपन लूप और क्लोज लूप है मेरे बच्चे, वो मॉनिटरिंग पे बेस नहीं करते। ये जो दो कैटेगरीज बनी हैं ये बेटे मॉनिटरिंग पे नहीं बनी, ये कैटेगरीज जो है मेरे बच्चे बनी है द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड रेलेवेंट कंट्रोल। पहले तो ये सर बात ना, जरा मैं बेटे बात मुकम्मल कर लूं फिर इंशाल्लाह मैं तसल्ली से, जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी बेटा तब तक मैं बात को कंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ मैं अपनी बात एक दफा ना मुकम्मल कर लूं। समझा मेरे बच्चे, मैं ये रहा हूं, समझा ये रहा हूं कि ये जो दोनों सिस्टम्स बने हैं ना, ओपन लूप और क्लोज लूप, इसमें प्रियोरिटी ये नहीं है कि मॉनिटरिंग की जाए, प्रियोरिटी इसमें ये है कि जनाब ज्यादा हम किस चीज को कंसिडरेशन, सिस्टम को चलाते वक्त हम किस चीज को ज्यादा कंसिडरेशन देंगे, वेदर इनपुट को कंसिडरेशन देंगे या आउटपुट को। तो दोनों ही सिस्टम जो हैं, दोनों ही जो कंट्रोल्स हैं वो बेटे मॉनिटरिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कंट्रोल्स मॉनिटरिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब मैं, जो आपका कमरे में एयर कंडीशन चल रहा है
उस एयर Yes, sir. कंडीशन की इनपुट आउटपुट, इन अदर वर्ड्स उस एयर कंडीशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए मेरे बच्चे हसन हम कौन सा कंट्रोल यूज कर रहे हैं? सर सेंसर यूज करते हैं और वैसे क्लोज लूप है। उधर ने क्लोज लूप है। सेंसर के अलावा भी बेटे उसमें चीजें, उसमें कंपैरेटर भी होते हैं, Yes, सेंसर sir. भी होते हैं उसके अंदर और Microprocessor. काफी। हाँ जी एग्जैक्टली। तो अगर पेपर में कोई आपसे पूछे तो आपने आपने कहना है कि जी हम इसके लिए, अच्छा बेटा वॉशिंग मशीन में आप मॉनिटरिंग के लिए कौन सा कंट्रोल यूज कर रहे हैं? सर वो भी क्लोज ही है फिर। वॉशिंग मशीन में बेटे क्लोज है? सोचो सर जरा नहीं जल्दी वैसे, से। सर ओपन है क्योंकि सर वो हमें जस्ट रीडिंग दे रहा है, फिर हमने खुद सेट करना है उसको कि किस हिसाब से हम लोग उसको कितना टाइमर फर्दर लगाएं या ना लगाएं, जी वो खुद से एग्जैक्टली बेटा। ऑटोमेटिक। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जो हमने टाइमर की इनपुट दी हुई है, थोड़ा हसन बेटा जरा ना सवालों को तैयार करो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने एग्जामिनर को क्या जवाब देना है। ठीक है, आप वहां पर पेपर में क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि जी चूंकि मशीन, वॉशिंग मशीन परफॉर्म कर रही है इनपुट, और वो इनपुट हमने दी हुई है टाइमर की शक्ल में, आउटपुट क्या है? साफ कपड़े। वो साफ कपड़ों को नहीं देख रही, वो किस चीज को देख रही है? इनपुट को देख रही है, टाइमर को टाइम। देख रही है, टाइमर को। लेकिन बेटे एयर कंडीशन जो है उसमें टाइमर अगर हमने नहीं लगाया हुआ, नॉर्मल चल रहा है, तो वो मेरे बच्चे आउटपुट को देख रहा है कि क्या इतनी कूलिंग हो गई है। ठीक है, कितने घंटे चल गए हैं, कितनी बिजली कंज्यूम हो गई है, इस चीज को नहीं वो कंसिडर कर रहा। वो कर रहा है कि क्या इतनी कूलिंग हो गई है। तो वॉशिंग मशीन मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहा है कौन सा कंट्रोल मेरे बच्चे? ओपन लूप। ओपन लूप। और बेटे एयर कंडीशन में मॉनिटरिंग के लिए यूज हो रहा है क्लोज लूप। क्लोज लूप। अच्छा मेरे बच्चे, अगर मैंने अपनी, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सरहद के ऊपर मिसाइल लगाए हुए हैं, रेडार के साथ, सैटेलाइट के साथ उनको लिंक किया हुआ है कि जैसे ही दुश्मन का कोई जहाज, कोई मिसाइल, कोई प्रोजेक्टाइल हमारे स्पेस है, तो मिसाइल फौरी तौर पर उसको हवा में ही तबाह कर दें। तो ये मेरा बच्चा कौन सा लूप है? सर ये क्लोज है। क्लोज लूप है। ठीक हो गया। तो मॉनिटरिंग के लिए मेरे बच्चे दोनों ही यूज किए जा सकते हैं, ओपन लूप भी और क्लोज लूप भी। अब आप बताएं, आपका मजीद इसमें सवाल क्या है? सर वो भी ले सर, वो एग्जांपल ही थी कि वो हार्ट पेशेंट के हम लोग सर वो हार्ट बीट देख रहे होते हैं, तो उस पर जो कंट्रोल होता है वो इंसान का होता है अकॉर्डिंग टू उसकी हार्ट बीट। सर वो समझ ठीक नहीं आ है, रहा था क्योंकि सर इसमें जो जनरल पॉइंट दिए हुए थे ना, वो फैक्टर वगैरह दिया हुआ है कि उसके पीछे मोटर लगी हुई है और कंपैरेटर लगा हुआ है, ठीक तो है। इसका मतलब है कि ये सारा काम खुद ही कर रहा है जनरल पॉइंट ने दिए हुए हैं। तो बेटा जो बाजू का आपका, तो सर जी 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 जी, बेस होता है डिसीजन लेना अकॉर्डिंग टू रीडिंग हम क्या कर सकते हैं। हसन बेटा आपकी आवाज बहुत बुरी तरह कट रही है, बहुत बुरी तरह कट रही है। माजरत के साथ आप क्या सवाल कर रहे हैं? ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, कुछ है? सर वो ये कह रहा था मैं कि हम लोग सर बाजूकात मॉनिटर कर रहे होते हैं, जैसे पेशेंट की हार्ट बीट होगी, लाइक पल्स रेट हो गया उधर, जी तो सर वो जी बेटा, जी उसमें जी। यहाँ पे ये कह रहा है कि इफेक्टर होता है कि वो खुद ही हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीजन ले लेता है। तो सर इफेक्टर मेरे जहन में सर ये था कि ऑक्टुएटर जो मोटर लगी होती है बैक एंड पे जैसे एसी में लगी होती है कि वो टर्न ऑन हो जाती है या टर्न ऑफ हो जाती है, तो सर कुछ केसेस में नहीं होता, उनका जस्ट पर्पस होता है उस सिस्टम का कि आप मॉनिटर करो। तो सर मुझे ये कंफ्यूजन हो गई थी कि इसमें ओपन लगना है कि क्लोज लगना है। नहीं बेटे, जो, हाँ बिल्कुल आपका क्वेश्चन इंतहाई लॉजिकल है। जरा देखिएगा नीचे जो बेटे उसने एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, तो इन सर वही सारे देख। एलिमेंट्स में, जी उनको बेटे हम कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जांपल सुनिएगा जरा, एग्जाम्पल बेटे सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला सबको सेहत और ईमान में रखे। फॉर एग्जाम्पल पे मुझे कोई दिल की तकलीफ होती है और मैं वार्ड में एडमिट हूँ, आईसीयू में एडमिट हूँ, और मेरी बॉडी के साथ उन्होंने हार्ट मॉनिटरिंग मशीन लगाई हुई है। अब बेटा समझिएगा बात को, अगर हार्ट मॉनिटरिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ मेरी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर पे दिखा रही है, तो मेरे बच्चे वो एक सेंसर बेस्ड है। सेंसर, ठीक है, सेंस कर रही है और दिखा रही है। ओके हो गई बात? यस सर। अच्छा, अब अगर मैंने उस मशीन के अंदर ये डेटा फीड किया हुआ है कि जैसे ही हार्ट बीट पेशेंट की 90 से ऊपर जाए
तुम फौरी तौर पर रेड लाइट चलाना शुरू कर दो और बीप करना शुरू कर दो। तो अब मेरे बच्चे इसमें सेंसर भी है और इफेक्टर भी है। यस सर। ठीक है, इफेक्टर ने बेटे क्या काम किया है, बीप करना शुरू कर दिया। जी जी जी, एग्जैक्टली उस चीज को ना उसने, जैसे बेटे एसी है, एयर कंडीशन है। हसन, आवाज आ रही है बेटे आपको? यस सर। आवाज आ रही है। जैसे बेटे एसी में सेंसर भी होता है और इफेक्टर भी होता है। सेंसर टेम्परेचर को सेंस करता रहता है और जैसे ही टेम्परेचर उस रेंज से ऊपर जाता है, इफेक्टर फौरी तौर पर कंप्रेसर को ऑन या ऑफ कर देता है। तो बेटा ये जो नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं कंट्रोल करने के लिए, एक सिस्टम के अंदर कोई एक या दो या मल्टीपल एलिमेंट्स एट द सेम टाइम हो सकते हैं। ठीक हो गया सर। ओके मेरा बच्चा, थैंक यू वेरी मच। कंफ्यूजन ना कोई रखना, अगर कोई हो तो बेटा प्लीज ओपनली मेरे साथ डिस्कस कर लेना। नहीं सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। हाँ जी, और मेरा बच्चा यहां तक किसी का कोई सवाल हो? यहां तक बेटे और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें, अगर नहीं है तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। इन द मेन टाइम अगर कोई सवाल होगा तो बेटा आप मुझे रोक लीजिएगा और हम उसमें हैंड रेज कीजिएगा और इंशाल्लाह हम उसको मजीद क्लियर और मजीद बेहतर जो है वो कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये जरा देखिएगा, इसमें बेटे एक सवाल आई कैप ने को दो एक दफा पूछा है। स्प्रिंग 2020 में क्वेश्चन आया है। अच्छा, यहाँ ना एक छोटी सी माजरत के साथ छोटी सी गलती हुई है, सवालों की तरतीब ऊपर नीचे हो गई है। स्प्रिंग 19 वाला सवाल ऊपर होना चाहिए था, स्प्रिंग 20 वाला यहाँ बेशक मेंशन कर लीजिए। ऑल्दो के अटेम्प्ट साथ लिखी हुई है लेकिन तरतीब ना जरा यहाँ थोड़ी सी गलत हो गई है। 19 वाला सवाल ऊपर आना चाहिए था। मैं पहले 19 वाला सवाल पढ़ रहा हूं। स्प्रिंग 2019 क्वेश्चन नंबर 5, उसका एक पार्ट, मेंशन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन deterministic and self-organizing open system, also give one example of each। बेटे इसके साथ ना एक छोटा सा क्रॉस लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 2019, इसके साथ एक छोटा सा बेटे क्रॉस लगा दें। ये जो आपका प्रीवियस स्टडी टेक्स्ट था ना, जिसकी पब्लिकेशन 2013 या 14 की थी, उसमें बेटे ये टॉपिक था सिस्टम की टाइप्स वाला, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, साइबरनेटिक सिस्टम, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। नए वाले में उसने ये खत्म कर दिया है। अब चूंकि आई कैप का क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने उसे काटा नहीं, लिखा रहने दिया है। तो मेहरबानी कीजिए इसके साथ बेटा एक छोटा सा क्रॉस लगा दें, ये आपके सिलेबस का अब हिस्सा मजीद नहीं रहा। स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। ये देख लीजिए, बहुत बार बार मेरा आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूं इस चीज पर कि अगर आपको हाईलाइट करता है, आइडेंटिफाई भी करना है, इसका मतलब है कि नाम लिखना है, पहचान है, और आपने वो किस बेस पे पहचानना है, उस बेस की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। Identify and explain the type of control system used in each of the following situation। ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट, हीटर, ये बेटे वो जो एयर कंडीशनिंग की हमने मिसाल दी है, क्लोज लूप है। टाइमर वॉशिंग मशीन जो है ओपन लूप है। ट्रैफिक लाइट सिग्नल है। और इंपॉर्टेंट बेटे चीज क्या है कि प्री सेट टाइमिंग पे है, जैसा कि बेटे नॉर्मली हमारे यहाँ चलते हैं। पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, यूरोप के कुछ कंट्रीज में कुछ जगहों पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। वहां ऐसे नहीं है कि तरतीब में वो चलते हों, उनके अंदर खास तरह के कैमरास और सेंसर्स लगे हुए हैं। वो ट्रैफिक के फ्लो के मुताबिक, फिर एम्बुलेंस और इमरजेंसी सायरन्स की आवाज को सुन के वो खुद डिसीजन लेते हैं कि किस तरफ की ट्रैफिक जो है उसको पहले ओपन करना है। तो और वहां पर चिंची रिक्शे भी नहीं हो, ना जज्बा भी उनमें नहीं होता। तो सी पार्ट जो है बेटा वो हमारे सिग्नल्स की बात कर रहा है, ये जिनमें प्री सेट टाइमिंग जो है वो मौजूद होती है, ऊपर वो क्लॉक टिकिंग करता रहता है। तो ये भी मेरा बच्चा एक ओपन लूप है। अब ये ओपन लूप क्यों है और क्लोज लूप क्यों है, इसके ऊपर बेटा से लेके आज तक काफी तफसील से बात कर चुका हूं। आपने इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूर लिखनी है।
जो ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट की एक मिसाल दे देता हूं कि ये क्लोज लूप क्यों है। नंबर 1, इनपुट और आउटपुट क्लोजली एसोसिएटेड है, और दूसरी बात, इस सिस्टम में हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्या चीज है, वो आउटपुट है जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ओवरऑल मॉनिटरिंग जो है वो किस बेस पे की जा रही है, वो आउटपुट की बेस पे की जा रही है। इसको मजीद आप जरा देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोबारा से दोहरा दो बेटे बात को, स्प्रिंग 2019 वाला जो सवाल है उसे तो वैसे ही कैंसिल कर दें, सिलेबस में अब नहीं रहा। स्प्रिंग 2020 वाले में जो पहला पार्ट है वो क्लोज लूप है, दूसरा पार्ट ओपन लूप है, तीसरा पार्ट भी ओपन लूप है। दोनों में देख लें, सेकंड और बी और सी पार्ट में दोनों में ही टाइमिंग की बुनियाद के ऊपर फैसला लिया जा रहा है, आउटपुट की बुनियाद पे फैसला नहीं लिया जा रहा। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम है, इसको एक नजर दौड़ा लीजिएगा, इसमें मेरे समझाने वाली ऐसा कोई चीज नहीं है। ये एक सवाल देखिएगा, ऑटम 2017 में ये एक सवाल आया है, ब्रीफली एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये बिल्कुल मेरा बच्चा जो ऊपर लिखे हुए हैं 5 पॉइंट, ये ऐसे ही छाप देने थे, बिल्कुल ऐसे ही छाप देने थे, कुछ इसमें नया नहीं था। स्टेट द की डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये मेरे बच्चे ऊपर जो लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने दो इस तरह से मैं बार बात को आप लोगों के सेट कर रहा हूं कि जब कभी भी आप लोगों ने डिफरेंस देना है या डिस्टिंग्विश करना है, समर फॉर्म कीजिएगा ताकि आपको प्रेजेंट करना आसान रहे और एग्जामिनर को चेक करना जो वो आसान रहे। 4 नंबर का बिल्कुल सा था, 5 नंबर ऊपर है 5 पॉइंट्स के और नीचे 4 नंबर। अब 4 नंबर में क्या था, 2 नंबर जो हैं उसके होंगे, ठीक है, ओपन लूप और क्लोज के, और बाकी जो 2 नंबर हैं वो एग्जाम्पल है, वन ऑफ, एक एग्जाम्पल लूप की दे दें और एक एग्जाम्पल क्लोज लूप की दे दें। उसके बाद मेरे बच्चे मैंने आपको रोल एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद टेक्निकल इंफॉर्मेशन क्या होती है और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, और इंफॉर्मेशन का बेटा रोल क्या है। रोल में मैंने आपको ना ये जो आखिरी वाला रोल है ना, ठीक है, आप यूं समझ लें कि ये एक्चुअली मेन यही चीज है। पढ़ाते वक्त भी ना दोस्तों इस चीज की अच्छी वजाहत की थी कि प्लानिंग भी एक्चुअली डिसीजन मेकिंग ही है, कंट्रोल भी एक्चुअली डिसीजन मेकिंग ही है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी एक्चुअली डिसीजन मेकिंग है। एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त हमने किस चीज को रिकॉर्ड करना है और किस चीज को रिकॉर्ड नहीं करना, ये भी एक डिसीजन मेकिंग है। तो जो बुनियादी रोल है इन्फॉर्म का, जो बिल्कुल बेटा हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, ये डेटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलते हैं, और क्यों इंफॉर्मेशन में बदलते हैं, ताकि उससे डिसीजन जो है वो किए जा सकें। तो ये इंफॉर्मेशन की टाइप्स भी बेटा मैंने आपको बहुत तसल्ली से समझाई हैं, सुकून से बिल्कुल, कि टॉप पे कौन सी इंफॉर्मेशन चलेगी, वो समराइज्ड होगी, वो इनफ्रीक्वेंट होगी, मोस्टली एक्सटर्नल, लेस इंटरनल होगी, लॉन्ग टर्म होगी नेचर में, जीएम, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस लेवल के लोग जो हैं इसको यूज करेंगे। इसकी एप्लीकेशन होल ऑर्गेनाइजेशन पे होगी। इसी तरह ऑपरेशनल की समझाया था कि शॉर्ट टर्म होगी एंड सो ऑन। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हुआ था, वो उसकी भी वजाहत की थी कि बेटे किताब में ना उसने सिंपली क्या एक छोटी सी एक बात लिख दी है कि जी ऑपरेशनल वो होता है जो डे टू डे हो। चूंकि बेटा बुक में लिखा है, ठीक है, हम उसे मान लेते हैं, पेपर में हम लिख भी वही देंगे जो बुक में लिखा है, लेकिन मेरा बच्चा सही नॉलेज भी आप लोगों के पास होना चाहिए। सारी उम्र आप लोगों ने कैफ में या सीए में नहीं बैठे रहना, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे अल्लाह ताला आप लोगों को लेके जाएगा। तो ये ना हो कि अब आप किसी अच्छे लेवल पे जाके पढ़ रहे हो या कोई सेमिनार, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो और वहां पर ऐसे कोई चीज आ जाए और आप फिर झोलियां उठा उठा मुझे बददुआएं देते हो कि सर ने हमें गलत पढ़ाया है। तो बेटा बहैसियत टीचर मैं सिंपली क्या करूंगा कि सही नॉलेज आपको पढ़ा दूंगा कि बेटा सही चीज ये है, लेकिन मेहरबानी करके पेपर में आप वही लिख के आइएगा जो आपके नोट्स और आपकी स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्टडी टेक्स्ट से हम सीधी सी बात है फिलहाल टक्कर नहीं ले सकते जब तक कि आई कैप उसे चेंज ना करे। लेकिन बेटा बीइंग टीचर जिम्मेदारी भी है कि मैं सही बात आपको बताऊं। तो वहां उसने ऑपरेशनल में डेली लिख दिया है।
अब बेटा अगर डेली ऑपरेशनल है तो वीकली भी ऑपरेशनल ही है, वीकली को फिर हम कहाँ ग्रुप करें, और इसी तरह बेटा मंथली को कहाँ ग्रुप करें, और क्वार्टरली को और फोर्टनाइटली को कहाँ ग्रुप करें। तो आप कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई अच्छी मैनेजमेंट की बुक उठा के देख लें, तो उसमें बेटे वो यही समझाता है कि जो ऑपरेशनल है ये फॉर अ ईयर और लेस देन 1 ईयर जो है, उसमें फ्यू आवर्स भी हो सकते हैं, डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, फोर्टनाइट भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, साल से कम कम वाली जो कहानी है वो इसमें होगी। रिक्वेस्ट ये है कि बेटे इनमें से अगर किसी का कोई सवाल हो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन में, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और ब्ला 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 जो कुछ आपको पढ़ाया है, इसमें मेरा बच्चा अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। कोई सवाल है? जरा ये ना कि आप लोग सवाल पूछ लेते हैं, बात हो जाती है, तो बेटे मेरी भी जरा आप कहिए कि तसल्ली हो जाती है कि अच्छा यार बच्चों को मैंने पढ़ा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को समझ भी आ गई। तो अगर कोई बेटे इसमें कंफ्यूजन हो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन में या नीड ऑफ इंफॉर्मेशन में, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो प्लीज बताइएगा जरा। चलें कोई क्वेश्चन नहीं फिर यहां तक तो इसका आई कैप के बेटे सवाल देखिएगा जरा नोट्स में पेज नंबर 241 पे, नोट्स में पेज नंबर 241 पे क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट, अटेम्प्ट है मेरा बच्चा स्प्रिंग 2016 की। Information systems make valuable contribution by providing vital information inputs at the strategic, tactical and operational level। ठीक है, ये उसने एक बात हमें बता दी कि ये मामला क्या है, पूछ क्या रहा है, रिक्वायरमेंट मेरे बच्चे उसकी क्या है, हाईलाइट कीजिएगा अपने पास। गिव एग्जांपल्स ऑफ different types of information that is generated from each of these levels। ठीक है, तो बेटे ये अगर मैं आपको थोड़ा सा स्वैप करके ऊपर लेके जाऊं तो ये बेटे देखिएगा जहां वो बात कर रहा है हर इंफॉर्मेशन के नीचे उसने इसकी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो दी हुई हैं। स्ट्रेटजी नीचे बेटे देखिए वो एग्जाम्पल्स दे रहा है कि जैसे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मार्केट, जैसे कंपेटिटर, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह। ठीक हो गया। इसी तरह बेटे टेक्टिकल के नीचे भी उसने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और ऑपरेशनल के नीचे भी उसने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अब ये देखिए यहां पर भी ना आप खुद गौर कर लीजिए, सेल्स की रिपोर्ट डेली है, प्रोडक्शन की रिपोर्ट डेली है, लेटेस्ट इन्वेंट्री लेवल, तो बेटा इन्वेंट्री लेवल आप डेली ले लें, आप वीकली ले लें, मंथ के बाद भी होती है। इवन जब आप लोग ऑडिट करेंगे ना तो बेटा आप स्पेशली आप लोग एक खास असाइनमेंट पे जाया करेंगे और उस असाइनमेंट को स्टॉक टेकिंग कहते हैं, जो कि 30 जून के स्टॉक्स जो क्लोज होते हैं उनके ऊपर वो स्टॉक टेकिंग की असाइनमेंट जो है वो की जाती है, और डिटेल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स वगैरह जो है। अब बेटा कस्टमर की कंप्लेन जो है वो डेली बेसिस पे भी मैनेज की जा सकती हैं, वीकली बेसिस पे भी मैनेज की जा सकती हैं एंड सो ऑन। तो ऑपरेशनल में ख्याल रखिएगा कि लिमिट हमारे पास क्या है, 1 ईयर मैक्सिमम है, 1 ईयर से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, उसने इंफॉर्मेशन भी बताई है और हर इंफॉर्मेशन के नीचे उसकी एग्जाम्पल भी, उसने सिर्फ बेटा एग्जाम्पल्स पूछी हैं। डिटेल लंबी चौड़ी में ना बैठ जाइएगा कि ऑपरेशनल क्या होती है, टेक्टिकल क्या होती है, वो नहीं वो पूछ रहा। वो क्या कह रहा है, गिव एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप। आपने वहां पर ऊपर लिखें जी, हेडिंग दे दें स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन की, बल्कि हेडिंग भी क्यों देनी है, एक सिंपल लाइन लिख दें, एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन are as follows, examples of tactical information are as follows, और examples of operational information are as follows। इसी तरह बेटे ऑटम 2018 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट है, information systems have become an integral part of any organization।
ठीक है भाई, ये हमें भी पता है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन के बगैर की। डिस्कस हाउ मैनेजमेंट में यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द पर्पसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक हो गया बेटा, जो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें उसने सारी हेडिंग या सारे रोल नहीं पूछ लिए, बल्कि उसने 3 स्पेसिफिक रोल पूछे हैं, 3 स्पेसिफिक। एक मेरा बच्चा उसने प्लानिंग का रोल पूछा है, एक उसने कंट्रोलिंग का रोल पूछा है, और एक दोस्तों उसने परफॉर्मेंस मेजरमेंट का रोल पूछा है। जरा सवाल की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो ये देखिएगा जरा, ये आपके सामने है बेटा। प्लानिंग में उसने पूरा लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पूरा लिखा हुआ है, ठीक हो गया, और इसी तरह से कंट्रोल वगैरह में एग्जैक्टली इसी तरह उठा के आपने इसको आंसर में लिख देना था। इसमें कोई लंबा चौड़ा जादू नहीं था। अभी तक एक चीज बेटे अगर आप लोगों ने महसूस की हो, और अगर आपको आपके सीनियर्स ने कोई इस तरह की डराने वाली फीडबैक दी हो कि जी ये तो होता ही नहीं है, ये तो पास ही नहीं होता, ये तो फला ही नहीं होता, तकरीबन मेरा बच्चा आधे से ज्यादा चैप्टर जो है वो हम मुकम्मल कराए हैं, तकरीबन आधे से ज्यादा। और अभी तक जितने सवाल मैंने आपके सामने आई कैप के प्रेजेंट किए हैं, अच्छी वेटेज के भी, 7 नंबर वेटेज के, 8 नंबर वेटेज के, तो आप बेटे देख लीजिए उनमें से कोई भी फिलहाल सवाल, एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जिसका आंसर स्टडी टेक्स्ट में सीधा सीधा ना लिखा हुआ। यानी आपने अगर स्टडी टेक्स्ट से उसे याद किया हुआ है, नोट्स से उसे याद किया हुआ है, तो सिंपली आपने क्या करना था कि बस उसको रीजनरेट कर देना था अपनी एग्जामिनेशन शीट के ऊपर। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि जी वो हमसे हुआ नहीं, हमसे किया नहीं गया, ये हो गया वो हो गया, तो बेटा इसका बिल्कुल सिंपल मतलब ये है कि उन्होंने अपने नोट्स को, अपने स्टडी टेक्स्ट को उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। खैर, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये डेटा एंट्री वाला जो पोर्शन है इसको फिलहाल 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिए, डेटा एंट्री वाले को इसे इग्नोर कर दें। नीचे मैंने आपको बैच प्रोसेसिंग भी पढ़ाई है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेटे ऑनलाइन भी पढ़ाई है। ऑनलाइन में मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की थी ना, वो बेटे जियोग्राफिकल और टाइम इंडिपेंडेंस है। जियोग्राफिकल और टाइम इंडिपेंडेंस, यानी अब यूं देखें कि अगर मेरा डेटा सिर्फ ऑफिस में ही पड़ा हो तो बेटा मैं जियोग्राफिकली भी डिपेंडेंट हो जाऊंगा कि भाई ऑफिस जाऊंगा तो उस डेटा को प्रोसेस करूंगा, और बेटे मैं टाइम वाइज भी डिपेंडेंट हो जाऊंगा कि भाई सुबह 10 बजे दफ्तर खुलता है और शाम को 6 बजे खत्म हो जाता है। लेकिन बेटे अगर डेटा फॉर एग्जांपल मैंने किसी क्लाउड सर्वर पे रखा हुआ है, ठीक है, किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे रखा हुआ है, जिस लोकेशन को मैं कभी भी वो लोकेशन तो बेटे कहीं भी मैं डेटा ओपन करके उसको यूटिलाइज कर सकता हूं। आप लोगों के लिए ना एक थोड़ी सी इसके अंदर चीज है, इंटरनेट के ऊपर पढ़िएगा, एक पूरी जनरेशन, आप जैसे ही यंग बच्चे जो हैं, पूरी एक जनरेशन है, और उस जनरेशन के ऊपर बेटे उन्होंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इनको वो लोग कहते हैं, डिफरेंट चैनल्स ने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, इनको बेटे वो कहते हैं डिजिटल नोमैड। नैड कहते हैं खाना बदोश को, डिजिटल नोमैड्स। अब लोग हैं जर्मनी से, कनाडा से, अमेरिका से, डिफरेंट और मुल्कों से। अब उनको अगर आप वहां इंटरव्यू करें, अब वो लोग बैठे कहाँ हुए हैं, कोई थाईलैंड में बैठा हुआ है, कोई मलेशिया में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई मालदीव्स में तो खैर बहुत महंगा है, वहां तो नहीं बैठ सकते, मुश्किल हो जाएगी। बाली में, ठीक है, इंडोनेशिया के, माली में, इंडोनेशिया के अंदर बैठे हुए हैं वहां पे। तो वहां क्या है, खाना सस्ता है, रिहाइश सस्ती है, और वो लोग साथ साथ अपना घूम फिर भी रहे हैं, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। और रीजन क्या है कि भाई सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है।
उनमें से कोई बंदा वेब डेवलपर है, कोई बंदा एप्लीकेशन डेवलपर है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, कोई ऑप्टिमाइजेशन करता है, कोई और वर्किंग कर रहा है, ठीक है, बेतहाशा, कोई एथिकल हैकिंग करता है, कोई सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है। और आप वो वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर, क्या उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई हुई है। और उनकी देखा देखी, उनको देख के वहां पर जो कैफेज हैं, उन्होंने बाकायदा बेटे स्पेसेस, ओपन स्पेसेस बड़ी शानदार बना दी हैं। ओपन ऑफिस का कॉन्सेप्ट कि बस आप वहां अपना लैपटॉप लेके आ जाएं तो हर ऑफिस की फैसिलिटी जो है वो आपको एयर कंडीशनिंग, खाना पीना, बैठना, चाय पानी, फोटोकॉपी, इधर उधर हर चीज आपको वहीं मिल जाएगी, और वो भी बड़े ही मुनासिब कीमत और बड़े सस्ते दामों में। तो वो लोग घूम फिर हैं, अपना सयाहत का भी शौक पूरा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, पैसे भी बचा रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटी बेटे उनको क्यों मिली हुई है? बिकॉज वो लोग ऑनलाइन प्रोसेसिंग से एसोसिएटेड हैं, डिजिटल नोमैड्स इनको कहते हैं। और वो वीडियोस जो हैं वो एहतियात से देखिएगा, मतलब वो देख के ना तो बंदे का अपना करना शुरू कर देता है कि यार ये इधर से सारा कुछ छोड़ छोड़ के तो मैं भी जंगलों की तरफ निकल जाऊं और ऐसे ही एक लाइफ गुजारूं एंड सो ऑन। ठीक हो क्या? वो बड़ी अट्रैक्टिव फील होती है। अच्छा जी, इसी तरह से बेटे रियल टाइम प्रोसेसिंग हमने पढ़ी थी। कल मैंने रियल टाइम प्रोसेसिंग की एक बड़ी शानदार केस स्टडी आपको पढ़ने के लिए दी थी, इसराइली वेपन जो है आयरन डोम, उसके बारे में। वो रियल टाइम की बेस्ट एग्जांपल है। आपको उस पूरी की पूरी बेटे प्रोसेसिंग के अंदर टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 1 सेकंड का या 1 माइक्रो सेकंड भी अगर आप लेट हो गए तो वो मिसाइल या वो प्रोजेक्टाइल या वो जो दुश्मन का जहाज है वो धड़म से आपके ऊपर आ गिरेगा और खुदा ना खास्ता बहुत नुकसान करेगा। ऐसी प्रोसेसिंग जिसके अंदर टाइम जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके साथ बेटे उसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखे हैं। ठीक हो क्या? तो एज आई सेड अर्लियर, इसमें से मेरे बच्चे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन प्रोसेसिंग में, बैच प्रोसेसिंग में, रियल टाइम प्रोसेसिंग में बेटे कहीं से कोई कंफ्यूजन, कोई चीज मुश्किल नजर आ रही हो तो प्लीज समझा बताइएगा ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? जी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये बैच प्रोसेसिंग को एक दफ़ा ओवरव्यू दे देंगे इसका आप? बैच का ओवरव्यू आपने बेटे वो लेक्चर सुना था जिसमें मैंने बैच प्रोसेसिंग की बात की है? सर तो मेरा नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था उस दिन जब आपने ये बताया था, लेकिन मैं बेटी तो सारे कर दिए हैं, नहीं सर, मैं अवेलेबल है। अपलोडेड लेक्चर नहीं लिया, लेक्चर लिया था, लेकिन बस आप इसका रिव्यू दे दें। ओवरव्यू बेटे इसका सिंपली मेरी बेटी ओवरव्यू इसका सिंपली ये है कि बैच प्रोसेसिंग वो होती है, बैच कहते हैं बेटे ग्रुप को, जिसमें हम डेटा का ना ग्रुप्स बना के तो फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में एग्जांपल क्या दी थी, एक दिन बेटा फीस जमा करता रहूं, सारा दिन जमा करता रहूं और बच्चों को रसीदें काट काट के देता रहूं, और फिर जब कॉलेज बंद हो जाए शाम को, स्टूडेंट इंटरेक्शन हो, मुझे पता है कि भाई अब मजीद किसी बच्चे ने फीस जमा कराने नहीं आना, तो उस दिन की जितनी फीसें हैं उसको मैं अब सिस्टम में इनपुट करना शुरू नंबर की इतनी फीस आई, 400 की इतनी फीस आई, 513 की इतनी फीस आई। तो बेटे मैंने गुड़िया मैंने क्या किया है, मैंने पूरा दिन डेटा का बनाया है बैच, और एक दफा बैच बनाने के बाद मेरी बेटी मैंने उसको प्रोसेस, ये इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके सर, थैंक यू। क्लियर? बात समझ आई है? यस सर। हाँ, बैच जो है मेरी बेटी ये तादाद पे भी बनाए जा सकते हैं, जैसे 500 ट्रांजैक्शंस करके। ठीक है, बैच मेरी बेटी टाइम पे भी बन सकते हैं, जैसे जी हम हर 3 घंटे के बाद, हर 3 घंटे में जितनी ट्रांजैक्शंस आ जाए वो फीड कर दें। ठीक होगी बात? यस, चल, थैंक यू सर। वेलकम मेरा बेटा, वेलकम। अच्छा जी, के कुछ डिफरेंसेस भी उन्होंने बताए हैं, ये जरा देखिएगा, कंपेयर करते हैं बेटा दोनों को। जो पेज पर 242 है नोट्स में, जिसमें उसमें बेटे की डिफरेंसेस बिटवीन बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग रखा है।
It involves processing of similar transactions, ठीक है, सिमिलर ट्रांजैक्शन। सिमिलर से बेटे मुराद ये है, सिमिलर क्यों कह रहा है, वो कहता है जो एक टाइम में अकर हुई हो एट अ सिंगल टाइम एज अ बैच। हो गया। अब यहां थोड़ी सी बेटे मैं एडिशन करना चाहूंगा आपको समझाने के लिए कि बेटे इसमें सिर्फ टाइम ही इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। बैच जो है वो सिर्फ टाइम पे ही नहीं बनता, वो वॉल्यूम पे भी बनता है। जैसा कि मैं अभी बेटी को समझा रहा था कि बेटा जैसे मैं कहूं कि अच्छा भाई सुबह मैं आके बैठ गया, तो अहमद साहब मुझे कहते हैं कि यार आशिर फीसें जमा करो, और आप ना जब 100 फीसें 100 बच्चे फीस जमा करवा जाएं तो आपने प्रोसेसिंग कर देनी है, ठीक है। तो बेटा ये 100 का बैच बन गया। पहला बैच 100 का मैं प्रोसेस कर दूंगा, फिर दूसरा बैच 100 का प्रोसेस कर दूंगा, फिर तीसरा बैच 100 का प्रोसेस कर दूंगा। इसी तरह बेटे प्रोसेसिंग जो है वो टाइम की बेस पे भी की जा सकती है। सर अहमद मुझे हुक्म करें कि अच्छा भाई सुबह आपने आना है जब, तो 2 घंटे 9 बजे से लेके 11 बजे तक फीसें लें, को प्रोसेस कर दें, 11 बजे से लेके 1 बजे फिर उसका 1 बजे तक फीस लें। तो बेटे ये जो बैच है ये सिमिलर और सिमिलर टाइम पे भी हो सकती है और बेटा वॉल्यूम बुनियाद पे भी हो सकती है। हम सिमिलर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम बैच। और वो जो बैच है वो की बुनियाद पे भी बन सकता है, वॉल्यूम की बुनियाद पे भी बन सकता है। इसमें बेटे कुछ और क्राइटेरियाज भी शामिल हैं जिनको मैं अब ये के साथ डिस्कस कर नहीं रहा। बैच बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ रियल टाइम में देखिएगा, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ, जनाब हम बैच नहीं बनाते रहते, बल्कि सिंपली हम क्या कर लेते हैं, हम बेटा उसका आप कहिए कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एज दे अकर विदाउट वेटिंग टू बैच देम टुगेदर। जैसे ही मैं बैंक में गया, मैंने एटीएम कार्ड लगाया, वहां पे मैंने लिखा हाँ जी इसमें से 100 रुपया मुझे निकाल के दे दें, उसने स्क्रीन पे लिखा कि भाई दौड़ जा तेरी मेहरबानी, 100 रुपए वाला जमाना गुजर गया और मेरा कार्ड निकाल के बाहर दे दिया। अब गौर कीजिएगा बेटा वो वेट नहीं कर रहा कि अच्छा आशिर रमजान 10 ट्रांजेक्शन कर ले या 5-6 ट्रांजेक्शन हो जाएं तो फिर मैं प्रोसेस करूं, नहीं जनाब, इधर से मैंने मामला किया, उसने फौरी तौर पर उसको प्रोसेस कर लिया। आपके बेटे टीवी का रिमोट कंट्रोल है, दैट इज अ रियल टाइम प्रोसेसिंग, इधर से आपने बटन दबाया उधर चैनल चेंज हो गया, ठीक हो गई सर बात। इसी तरह व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ये भी बेटे आपके रियल टाइम प्रोसेसिंग में। सो आजकल जो हम ऑब्जर्व करते हैं तकरीबन तमाम सिस्टम्स के अंदर ही जो हमें प्रोसेसिंग होती हुई नजर आती है बच्चे, वो रियल टाइम ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। इट इज इनएक्सपेंसिव, ठीक है, एंड इजी टू डेवलप एज लेस हार्डवेयर इज नीडेड। सिंपल सी बात है बेटा, इसके अंदर ना आपको 24/7 हर वक्त रेडी रहने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें अगर मैं बेटा थोड़ा सा जरा पुरानी बात करूं, जिस शुरू में कंप्यूटर थे और कंप्यूटर बहुत महंगे थे और बेटे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स ही हुआ करते थे, हर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अफोर्ड नहीं थी कर सकती। तो इवन बेटा ऐसा भी होता था कि जैसे मेरा ऑफिस है, मैं डेटा को ना इनपुट करता रहूं, इनपुट करके उसको मैं किसी मैग्नेटिक टेप या किसी हार्ड डिस्क वगैरह के ऊपर सारा दिन सेव करता रहूं, और फिर उसको शाम को मैं किसी ऐसी कंपनी में ले जाऊं जिनके पास कंप्यूटर मौजूद हो, प्रोसेसिंग हो, और मैं उस कंपनी को कुछ पैसे पे करूं और कहूं कि ये मेरा इतना मेगाबाइट या इतने गीगाबाइट मेरा डेटा है, इसको आप प्रोसेस कर दें, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये, लेकिन रियल टाइम में बेटे क्या है, रियल टाइम में आपको हर वक्त अपना सिस्टम रेडी रखना पड़ता है, बिल्कुल रेडी। इवन अगर आप लोग बैंक्स के कस्टमर हो और आप बैंक फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, तो बैंक ने बेटे अगर कहीं अपनी एटीएम बंद करनी हो या ऑनलाइन सर्विसेज बंद करनी हो, तो 1 से 2 दिन पहले वो मैसेज करके पहले आपको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई फला, और नॉर्मली आप देखिएगा कि वो बिल्कुल लेट नाइट, यानी आप ये कहें कि रात 12 बजे के बाद 2 बजे 3 सुबह फजर के वक्त
3 बजे से लेके 5 बजे, रात 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, इस स्लॉट में वो सिस्टम बंद करते हैं ताकि कस्टमर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो रियल टाइम में बेटे मुसीबत क्या है, ये एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज इसमें 24/7 आपको सिस्टम को जो है 24/7 बेटा आपको सिस्टम को बिल्कुल एक्टिव और उसको हर एतबार से तैयार वो रखना होता है। अच्छा, इसमें बेटा एक चीज देखिएगा जरा, आप लोग चूंकि माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मुंशी तबीयत लोग हैं, ठीक है, पैसे पूसे से जरा खेलते हैं, तो जैसे ही बेटे लफ्ज एक्सपेंसिव आए फौरी तौर पर आपका दिमाग जो है वो पैसों की तरफ चला जाता है, मॉनेटरी। एक्सपेंसिव जो है बेटा वो सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता, याद रखिएगा, एफर्ट भी एक्सपेंस होती है, ठीक है। इसी तरह से जो स्किल्स लगते हैं बेटा वो भी एक्सपेंस होते हैं। तो जो एक्सपेंस है या जिसे एक्चुअली हम कॉस्ट कहते हैं, वो कॉस्ट बेटे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही होती हैं, ठीक है। बेशक ये लफ्ज एक्सपेंसिव के साथ लिख लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में याद भी रहे कि जो एक्सपेंसिव है वो दोनों तरह का होगा, मॉनेटरी भी होगा और नॉन मॉनेटरी भी होगा। इट लैक्स टाइमली अपडेशन, ये बेटा एक बहुत बहुत बड़ा इसके अंदर इशू है, ठीक है। ये गौर कीजिएगा, देखें, समझिएगा बात को। मैं सुबह 9 बजे आया और मेरा बच्चा, मैंने 9 बजे कॉलेज में फीस जमा करवा दी, सुबह 9 बजे। लेकिन अब उनका कॉलेज वालों का तरीका क्या है कि वो सिर्फ उन्होंने मुझे रसीद काट के दे दी है, रसीद काट के दे दी है, अभी मेरा अकाउंट अपडेट नहीं किया। अगर मैं कहीं अपना अकाउंट चेक करूंगा तो मेरी फीस स्टिल पेएबल नजर आ रही होगी, जिसकी वजह से इवन कंफ्यूजन भी बन सकती है कि भाई मैंने तो पैसे जमा करवा दिए हैं। वो जो रिकॉर्ड है वो कब अपडेट होगा, जब बेटे शाम को सारी फी वगैरह क्लोज करके वो उस फी को प्रोसेस करेंगे, प्रॉपर्ली फीड करेंगे सिस्टम में, तो तब आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होगा। तो इसमें बेटे टाइमली अपडेशन की एक बड़ी मुसीबत आती है। अगर आप बेटा गौर करें तो ऊपर जो है वो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक नजर आ रही है कि जी सिंगल टाइम बैच है, इनएक्सपेंसिव और इजी टू डेवलप है, ये इसका एडवांटेज है, लेकिन रिकॉर्ड टाइमली अपडेट नहीं होते, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी तरफ बेटे देखिएगा, इट इज अपडेटेड इंस्टेंटेनियसली एंड प्रोवाइड अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। फौरी तौर पर बेटा इधर से ट्रांजैक्शन हुई, इधर मैंने एटीएम कार्ड लगाया, पैसे लिखे, उधर से पैसे बाहर निकले, साथ ही उसने रसीद भी बाहर निकाल दी और साथ ही मेरे मोबाइल पे मैसेज भी भिजवा दिया कि भाईजान इतने पैसे आपके चले गए हैं और इतना आपका बैलेंस जो है वो मौजूद है। तो इट्स दीज आर 3 की डिफरेंसेस बिटवीन बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक हो क्या मेरा बच्चा। यहां पर इसके ऊपर भी आई कैप ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से, ये देखें लाइन में ही उसने 3-4 दफा सवाल पूछ लिया, बड़ा टॉपिक है पसंदीदा आई कैप का। स्प्रिंग 2015 में आया है, फिर स्प्रिंग 2016 में आया है, स्प्रिंग 2017 में भी आया है और फिर ऑटम 2018 में भी उसने सवाल जो है पूछा है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा गौर करें तो वेटेज मुनासिब ही रखी है, 4 मैक्सिमम 4 नंबर का सवाल उसने पूछा है। ब्रीफली डिफाइन बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी मेरा बच्चा अभी 2 मिनट पहले हम पढ़ के आए हैं, तो ये सिंपली उसमें देख लें बेटे, जो है उसने वो डेफिनेशन पूछी, 1 नंबर की डेफिनेशन बैच प्रोसेसिंग की, 1 नंबर की डेफिनेशन रियल टाइम प्रोसेसिंग की, और दोनों के ना 2 एडवांटेजेस ऑफ ईच, 2 एडवांटेज बताने हैं आपने उसके और 2 एडवांटेज बताने हैं आपने रियल टाइम के, ठीक होगी सर बात। फिर देखिएगा स्प्रिंग 2016 में व्हाट इज मेंट बाय टर्म ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है, ये तीसरी टाइप उसने पूछ ली है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच द ऑपरेशंस आर प्रोसेस्ड ऑनलाइन, ठीक है। मैंने कितनी सारी बेटे आपको एग्जांपल्स गिनवाई हैं। आपका जो एयरलाइन का सिस्टम है आजकल वो ऑनलाइन है, बैंक्स के जो सिस्टम है, फंड ट्रांसफर जिसे आप ईएफटी कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये ऑनलाइन है। रेलवे के अंदर पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान रेलवे में अब ऑनलाइन बुकिंग्स जो है वो आ गई हैं और बहुत सारा कुछ। ये जो आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं ये ऑनलाइन है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं ये ऑनलाइन है, सो ऑन, बेताशा एग्जांपल्स हैं। स्प्रिंग 2017 में बेटे उसने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंस बिटवीन बैच प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू
प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अपडेशन ऑफ फाइल और मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बेटा थोड़ा सा ना जरा मैं इस सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको बताना चाहूंगा। अगर इस तरह का सवाल पेपर में आए तो मेरे बच्चों ने अटेम्प्ट कैसे करना है ये देखिए। आपने बेटा सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया कि जब भी कभी कंपैरिजन का क्वेश्चन आए ना, तो मेरे बच्चों ने फौरी तौर पर एक तो कॉलम फॉर्म अडॉप्ट कर लेनी है। ये देखिए कॉलम बना लिया मैंने, जो कि ये चेक कीजिए कॉलम बन गया। उसके बाद बेटा आपने ये देखें, उसने अब आपसे ना 3 चीजें पूछी हैं, तो ये कुछ मैं इस तरह से प्रोसेस करूंगा। ये देखें जी, कुछ ऐसी चीज आपने बना लेनी है। एक तरफ मेरे बच्चे आपने लिख लेना है बैच प्रोसेसिंग, एक तरफ मेरे बच्चे आपने लिख लेना है रियल टाइम प्रोसेसिंग। जो डिफरेंसेस उसने पूछे हैं वो किस बुनियाद पे पूछे हैं? 3 बुनियादों पे, प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अपडेशन ऑफ फाइल और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो यहां दरमियान में बेटा प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ठीक हो गया, फिर उसके बाद अपडेशन, फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरफ आपने बैच की लिख देनी है, रियल टाइम की बैच की बात इधर, रियल टाइम इधर, बैच की बात इधर, रियल टाइम। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप एग्जामिनर को बेटा इंप्रेस कर सकते हैं अपनी कहानी पर। उसमें पढ़ा के मैं आपको आया हूं बेटा, सिंपली कंफ्यूजन कोई नहीं है। जो बैच है उसमें सिमिलर ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके बैच बना के फिर प्रोसेस किया जाता है। जो रियल टाइम है उसमें बेटे जैसे ही ट्रांजैक्शन आती है हम विदाउट एनी वेट और डिले उसको प्रोसेस कर देते हैं। बैच में इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस जो अपडेट होती है वो डिलेड अपडेशन होती है, यानी पहले बैच इकट्ठा होता रहेगा। जो रियल टाइम है उसमें बेटे इंस्टेंटेनियस है, फौरी तौर पर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन की जो मैनेजमेंट है बेटा वो बैच प्रोसेसिंग के अंदर किस तरह से की जाती है कि बैच बनेगा, प्रोसेस होगी और फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। रियल टाइम के अंदर बेटे जैसा ही डेटा आएगा फौरन आप उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करके। तो आपने इस तरह से कॉलम बना के और दरमियान में ऐसे 3 हेडिंग्स दे के और फिर उनके लेफ्ट और राइट पे आपने एक एक डेडेड लाइन के अंदर इसको एक्सप्लेन कर देना है। बमुश्किल 3 नंबर का ये सवाल था। हर एक के लिए बेटे उसने एक नंबर प्रोसेसिंग के लिए, एक नंबर अपडेशन के लिए और के लिए। उसके बाद बेटे ऑटम 2018 का सवाल है, स्टेट एनी 3 की डिफरेंसेस बिटवीन बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो इसको भी बेटे उसी तरह कॉलमर फॉर्म में ये देखें जैसे ये बना हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही आपने कॉलम्स बना के यही 3 डिफरेंसेस यानी जो नजर आ रहा है एग्जैक्टली इसको ऐसे तरह ही आपने इसी तरह से ही पेपर में छाप देना था। इसमें मजीद कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। फिर दोबारा बेटे वही आपको एनकरेज करने के लिए जरा एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि बेटे आपको एनकरेज करने के लिए कह रहा हूं कि घबराने वाली, परेशान होने वाली अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा मेरे साथ मिल के चलेंगे, अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह अजीज इसी अटेम्प्ट के अंदर हमारा ये पेपर क्लियर हो जाएगा। हमें मजीद आई कैप पॉलिसीज बातों में सोचना अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं पड़ेगा। इसी अटेम्प्ट में हम इसे पढ़ेंगे और इसी अटेम्प्ट में इसको क्लियर करके इससे अपनी जान छुड़वा लेंगे। जब तक पॉलिसियां शॉलिसियां चेंज होनी है, मेरी दिल से दुआ है इंशाल्लाह मेरे बच्चों का कैफ वैसे ही क्लियर हो जाएगा और हम अगली मंजिलों की तरफ अल्लाह ताला के फजलो करम से रवाना हो जाएंगे। अच्छा 2 मिनट के लिए अब बेटा मैं खामोश होने लगा हूं 2 मिनट के लिए और आपको ना टाइम देने लगा हूं। ये यहां तक पेज नंबर नोट्स में पेज नंबर 242 तक, बिल्कुल से लेके 242 तक सारे टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं और एक एक पेज पे बेटे मैंने आपसे पूछा है अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो। अब अगर किसी ने बताई नहीं है या कोई झिझक रहा है या किसी ने बेटे रिवाइज नहीं किया तो माजरत के साथ मेरे बच्चे, उसमें तो फिर अब मेरा कोई कसूर नहीं है। क्वेश्चंस भी जो आई कैप के आए हैं वो भी सारे मैंने करवा दिए हैं, आपको अटेम्प्ट करने का तरीका भी साथ साथ बता रहा हूं और साथ साथ हम हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि यार कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, इंशाअल्लाह अजीज बहुत अच्छा रहेगा, बस आप थोड़ा सा खुद को फोकस कीजिए। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं खामोश होने लगा हूं। आप एक टाइम जाया ना कीजिएगा मेहरबानी करके।
आप अपने नोट्स में, स्टडी टेक्स्ट जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, एक दफा बेटे इन 2-3 मिनट में ना जरा पेज स्वैपिंग कर लें। ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई चीज मुझसे मिस हो गई हो, या मैंने पढ़ाई हो तो आपको समझ ना आई हो, या कोई क्वेश्चन था जो आपने पॉइंट आउट करके रखा हुआ था और आप वो अभी तक पूछ नहीं सके। तो जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर आप क्विकली जो है पेज नंबर 242 तक चीजों को रिव्यू कर लें। तो फिर हम अल्लाह के हुक्म से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हम उसकी तरफ चलते हैं। जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स जल्दी से इसको गो थ्रू कर दीजिए।
जी बेटा, उम्मीद है कि आपने इसको गो थ्रू कर लिया होगा। पेज स्वैपिंग ही करनी थी। अगर कोई दरमियान चीज या कोई ऐसा मामला है जिसे हम तवज्जो नहीं दे सके तो जरूर फरमाइएगा, ताकि हम उसके ऊपर कुछ बात कर लें, कुछ देख लें उसको। अच्छा जी, अब एक बेटा इसके अंदर सॉरी सॉरी रियली सॉरी, मैं क्वेश्चन है कुछ, मैं जरा उनको पहले एड्रेस कर दूं। जी हमजा, हमजा बेटे आवाज आ रही है? सर ये बेटे आवाज नहीं आ रही हमजा, आवाज नहीं आ रही बच्चे। चेक करो अपना माइक वगैरह चेक करो। अब आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी। जी हसन, सर मेरा नाम आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, अब वो एक्चुअली अंग्रेजी में, अब माजरत के साथ। अच्छा हसान, जी हसान हुक्म बेटा। मैं ये कह रहा था कि सर हम लोग ना सर लिखने में प्रॉब्लम आती है सर। मतलब सर वैसे सारा पॉइंट्स वही होते हैं, सारा कुछ वैसे ही है, या सर ओवर लिख देते हैं या सर काम हो जाता है, सर चेक वगैरह भी नहीं होता सर, उसका क्या हिसाब किताब है? उसमें बेटा अब ये आपको मैं चैप्टर खत्म करके जो असाइनमेंट्स दूंगा, फिर उसके बाद हम कुछ टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे, तो उम्मीद है कि उसमें आपको अच्छी फीडबैक मिल जाएगी। सर ये वो चेकिंग ही नहीं होती, मतलब वो टीएस वगैरह कर देते हैं टेस्ट वगैरह चेक, तो उसमें भी नहीं समझ आती बाद में कि कहाँ गलत थे कहाँ ठीक थे। तो बेटा आपके अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको टीए के चेक किए हुए में से कोई पेपर बेटे आपको मिलते हैं ना, टीए चेक करके पेपर को नहीं देता, मिल जाते हैं बाजों का, लेते ही मिल नहीं है जाए। या कुछ हो जाता हाँ अब लेते नहीं है, वो प्रॉब्लम है, उसमें बेचारा नहीं कर सकता। आप उससे पेपर लें और टीए के चेक हुए में से बेटा जहां आपको आप टीचर के पास आए, टीचर को कहें कि जी ये चेक करके मुझे टीए ने दिया है, इस जगह पे मुझे एतराज है, तो टीचर देगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं सर एतराज नहीं होता, तो ये होता है कि लिखा नहीं जाता एतराज सही। अब देखा बेटे, देख मेरे बच्चे हसान, देखो आप बेटे आपके एंड पे डेफिशिएंसी है ना, इसको अपने ही दूर करना है, और इसको दूर करने का वाहिद तरीका प्रैक्टिस ही है। ठीक है, अभी आज हमने जरा एक सिंपल सी बेटे बात देखें, सिर्फ प्रॉब्लम की बात करना ही ठीक नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है मेरे बच्चे, उसका कुछ सोल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करना चाहिए। आपके अंदाजे के मुताबिक बेटे आज हमने प्रीवियस पेपर्स के कितने को क्वेश्चन किए होंगे अंदाजन? कोई 4 5 6 सर 7-8 तो थे सर। 7 8 कर लिए ना। इन क्वेश्चंस में से मेरे बच्चे, इन क्वेश्चंस में से ऐसा हो सकता है कि आज आप बैठ के किसी वक्त 15-20 मिनट लगा के, आधा घंटा लगा के कोई 2-3 क्वेश्चन बेटे आप लिख के उसको अटेम्प्ट करो। बेशक किताब ही सामने रख लेना, लिख के मेरे अटेम्प्ट तो करो। वो हो जाते हैं। ऐसे ही बेटे प्रैक्टिस से वो चीज रिजॉल्व होनी है। अगर आपको महसूस होता है कि जी मुझे याद हो जाता है लेकिन लिखने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए बेटे राइटिंग की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो और कोई सोल्यूशन नहीं है।
नहीं सर, एज इट इज नहीं लिखा जाता वो ना, वो फिर बीच में खुद ख्यालात आ जाते हैं, वो मिक्स हो जाता है। तो उन ख्यालात के ऊपर बेटा लगाम डालिए, ठीक है। आप ठीक है। हाँ, ख्यालात आपके मालिक नहीं है मेरे बच्चे, आप ख्यालात के मालिक हो। कंट्रोल कीजिए, लगाम डालिए उनको, ठीक है। जो भी ख्यालात वगैरह आते हैं उनको सीए की तकमील तक ना बेटा पोस्टपोन कर लें, उससे पहले खाला ने मानना नहीं है, ना नहीं खाला सर, ने मानना है ना खालू ने मानना है, अम्मी ने सर जूतियां अलहदा मारनी है, ठीक है। नहीं नहीं सर सर, स्टडी भी सर मुझे होती है। सर मुझे पता है सर, ठीक है। क्लास मेरे बच्चे ऑनलाइन है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे अपने बच्चों के हालात का नहीं पता। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट करके बता दूं कि जरा खुद को ना एस्टेब्लिश कर लीजिए, सीए कर लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं। फिर अगर उससे पहले बेटे ख्यालात आते रहे तो फिर वो ख्याल, ठीक है ना। तो अगर आप उस ख्याल को हकीकत में ढालना चाहते हैं तो पुत्र कुछ ना फिर प्रेस कर लीजिए। मैंने आपको क्या कि जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है बेटा, इसको ना देखें घड़ी सामने रख के, मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है कि एक नंबर के लिए 1 मिनट 48 सेकंड हमारे पास टाइम फ्रेम है, ठीक है। घड़ी सामने रख लें, अपने मोबाइल के ऊपर टाइमर लगा लें, और बेशक बेटे अभी शुरू के हमारे दिन हैं, बेशक स्टडी टेक्स्ट या कॉपी खोल के भी सामने रख लें। इवन ऐसा भी हो सकता है कि जो बुक में लिखा है आप एग्जैक्ट उसकी कॉपी अपने, लेकिन बेटा आपका कलम चलना चाहिए, ठीक है ना। आपके दिमाग और आपके हाथ और आपके कलम के दरमियान एक रिदम डेवलप हो, फिर बात बनेगी। अदरवाइज तो मेरे बच्चे वहां 3 सवा 3 घंटे मुसलसल नहीं लिखा जाएगा, ठीक होगी बात। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें, उम्मीद है चीजें बेहतर हो जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह मैं ये चैप्टर खत्म करा लूं, फिर मैं इसकी असाइनमेंट देता हूं आप लोगों को। उस असाइनमेंट में भी ऐसा मैं कुछ एक दो चीजें नई सोची हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे भी इंशाल्लाह देखिएगा कि राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बेहतर होगी। बाकी अल्लाह ताला करम नवाजी फरमाए, कहीं ये कोरोना वाला मसला आसान हो तो फिजिकल क्लासेस शुरू हो, तो उसमें इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगा कि क्लास टाइमिंग में ही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जा सके। ठीक होगी सर बात? हाँ, ख्यालात को कंट्रोल करें, ख्यालात को कंट्रोल करें। जी हारून, जी हारून बेटा। हारून अजीम, रोल नंबर 765, बेटे हैंड रेज है आपका। चलें खैर, वो मेरा ख्याल शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। वालेकुम सॉरी, वो सलाम थोड़ा सा हारून। वो नेटवर्क का इशू था। सर कोई ये मसला नहीं बेटा, ओपन हुक्म। लूप और कंट्रोल लूप के साथ जो आपने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, सर ये ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट हीटर और टाइमर वॉशिंग मशीन और इस पे, जी बेटा। सर ये हम सर थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फिगर आउट नहीं हो पा रहा था कि क्लोज लूप और ओपन लूप, मतलब सर इसके अंदर वो क्या स्पेसिफिक है जो क्वेश्चन को देख के मुझे अंडरस्टैंड करनी है, जिससे मुझे एग्जैक्ट हो जाए कि यार ये क्लोज लूप की बात हो रही है या ओपन लूप की बात हो रही है। तो फर्स्टली अच्छा मैं प्राइमरली क्या देखूंगा। ठीक हो गया बेटा, ये देखिए जरा, मैं इसको ना थोड़ा सा आपके सामने, जस्ट सिर्फ 5 मिनट आपके मुझे चाहिए होंगे, इसको तसल्ली से जरा देख लेते हैं। एक दफा मैं फिर दोहरा देता हूँ। ये देखिए सर, जैसे ही कोई बेटे सिस्टम मेरे सामने आएगा ना, कोई भी सिस्टम, फॉर एग्जांपल उसने मुझे एक सिस्टम दिया है। हारून बेटा आवाज आ रही है आपको क्लियरली? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, जैसे बेटा उसने मुझे कहा है कि भाई ये एक वॉशिंग मशीन है, तो मुझे बताओ कि ये ओपन लूप सिस्टम है या क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। उसने मुझे पहचान करने के लिए कहा। दो बातें बेटे मैं फौरी तौर पर डिटरमिन करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, एसोसिएशन, एसोसिएशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले तो बेटे मैं ये डिटरमिन करने की कोशिश करूंगा कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान एसोसिएशन, इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो लिंक है वो कैसा है। यानी फॉर एग्जांपल जी, मैंने एक इनपुट दी, इनपुट बेटे मैंने क्या दी, इसको मैं कोशिश कर रहा हूं जरा मैक्सिमम डिटेल से बेटे आपको। इनपुट मैंने क्या दी, मैंने एक टाइमर सेट कर दिया बेटे 10 मिनट्स का। आउटपुट मेरे बच्चे मुझे इस सिस्टम में क्या चाहिए कि मुझे साफ कपड़े जो हैं वो मुझे चाहिए। तो हारून अगर थोड़ा सा बेटे आप गौर करेंगे ना तो देखिएगा इनके दरमियान आपको इतनी क्लोज एसोसिएशन नजर नहीं आएगी, ठीक है। 10 मिनट मशीन चलने के बाद, 10 मिनट मशीन चलने के बाद कपड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये बात हमें क्लियर
नहीं है। नहीं है, ठीक एग्जैक्टली। है, हाँ हो सकता है कपड़े 3 मिनट बाद बिल्कुल साफ हो गए हों, कपड़े 5 मिनट बाद बिल्कुल साफ हो गए, कपड़े 10 मिनट मशीन चलने के बावजूद साफ ना हुए हों। So there is not a clear or a tight or a defined association between input and output, पहली चीज। दूसरी बात बेटा, हम ये देख रहे हैं कि यार ये जो हमारा सिस्टम है, वॉशिंग मशीन इज आवर सिस्टम, इस सिस्टम को हम किस बेस पे कंट्रोल कर रहे हैं? क्या वॉशिंग मशीन, हम ये देखते रहते हैं कि वॉशिंग मशीन, अच्छा भाई वॉशिंग मशीन ये चेक करती रहती है कपड़े साफ हुए कि नहीं, कपड़े साफ हुए कि नहीं, कपड़े साफ हुए कि नहीं? वॉशिंग मशीन ये तो नहीं देखती रहती। वॉशिंग मशीन तो देखती रहती है कि भाई 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, घंटी बजा दी, ओके होगी बात। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉशिंग मशीन एज अ सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए किस चीज को अपने पास रिकॉर्ड कर रही है? ये मेरे बेटे टाइम को। इनपुट। तो जी। दीज आर द टू सिम्टम्स जिसकी बुनियाद पे मैं फैसला ले रहा हूं कि दिस इज एन ओपन ओपन कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप। ठीक हो गया बेटा? इसके बरक्स बेटा, अगर मैं थोड़ा सा इसके साथ ही, बिल्कुल इसको मैं थोड़ा कम कर लूं और इसके साथ ही मैं आपके सामने एयर कंडीशन की एग्जांपल दूं आपको, तो उसमें अब ये देखिएगा, उसमें बेटे अब ये देखिएगा, ये मेरा एयर कंडीशन है। इस एयर कंडीशन में बेटे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दिया हुआ है कि भाई आपने टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री पे सेट करना है, और आउटपुट के तौर पर ये मुझे मेरे कमरे में उतनी फॉर एग्जांपल ठंडी हवा जो है वो फेंकती जा रही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज गौर कीजिएगा, ये ठंडी हवा बेटे इसको क्लोज लूप इसलिए कहते हैं, ये देखें ये क्लोज हो रहा है लूप। आउटपुट जो है ना वो पलट के वापस इनपुट की तरफ, जैसे जैसे ठंडी हवा फेंकता जाता है एयर कंडीशन, साथ साथ वो इसे भी देखता जाता है। सही। ठंडी हवा फेंकते जाओ और फीडबैक देते जाओ, हाँ भाई 25 हुआ, नहीं और फेंक दो, 25 हुआ, नहीं और फेंको, 25 हुआ, नहीं भाई और फेंको, 25 हो गया, हाँ जी भाई 25 हो गया, आप मजीद फेंकना बंद कर दो। तो उसने बेटे कंप्रेसर को ट्रिप कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। इनपुट और आउटपुट क्लोजली एसोसिएटेड है। अगली चीज देखिएगा, सिस्टम बेटे कितनी देर तक ऑपरेशनल रहेगा? सिस्टम जो चल रहा है, एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम है वो चल रहा है, वो किस बुनियाद पे चल रहा है? वो हमारी इनपुट की बुनियाद पे नहीं चल रहा, बल्कि वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी आउटपुट की ठंडक गिवन इनपुट। इसको हम क्लोज लूप इसलिए कह रहे हैं, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लोज लूप इसे इसलिए कह रहे हैं, एक तो बेटे इसमें क्लोज लूप की पहली पहचान क्या कि इनपुट एंड आउटपुट आर क्लोजली एसोसिएटेड, पहली चीज। दूसरी चीज बेटे देखिएगा कि सिस्टम जो है वो अपनी वर्किंग के लिए इनपुट की बजाय आउटपुट के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है और आउटपुट रिकॉर्ड कर रहा है। कितनी ठंडक हुई? अच्छा जी 26 हो गई। कितनी ठंडक हो गई जी? 24 हो गई। कितनी ठंडक, सॉरी 20 हो गई, 25.5 हो गई, हाँ जी 25 हो गई, ओके जी बंद कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्रेसर का ऑन होना और ऑफ होना ये मेनली डिपेंड करेगा हमारी आउटपुट, और सिस्टम तब तक आउटपुट देता रहेगा हम हाँ वो डिफाइंड क्राइटेरिया को अचीव नहीं करते। ठीक है सर, इसका मतलब ये कि लाइक आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि इसका मतलब ये कि जो मशीनरी या जो सिस्टम ऑन मतलब ऑन सेल्फ खुद ही ऑल्टर करे अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सॉरी कंडीशन या आउटपुट के। बेटा एक मिनट में आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे इसमें इसको ना मशीनरी नहीं कभी कहना, सिस्टम है। ठीक है? हाँ सिस्टम कहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मशीनरी ही सिस्टम हो, ह्यूमन बॉडी भी बेटा एक सिस्टम है। ठीक है, हम क्या कह रहे थे? सॉरी आपको इंटरप्ट किया सर, वो मैं कह रहा था कि आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इस जी बात जी में कि आप ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम जो इनपुट और आउटपुट के हिसाब से अपने आप को ऑल्टर करे, कि जब वो मतलब इनपुट पे जब आउटपुट हो गया है तो वो अपने आप की सिचुएशन को ऑल्टर कर सके खुद ही ऑन इट्स ओन सेल्फ।
बच्चे मेरी नजरों के सामने होते और मैं आपके चेहरे और आपके एक्सप्रेशंस देखता, तो उससे ना अंदाजा हो जाता है कि भाई बच्चों को समझ आ गई है। अब बेटा हम ऑनलाइन बैठे हैं, माजरत के साथ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से नहीं है, तो इसलिए फिर मैं जरा थोड़ा सा एम्फसाइज ज्यादा करता हूँ फिजिकल क्लास की बनिस्बत कि भाई किसी बच्चे को ना कोई शिकवा ना रह जाए या किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। यानी अब आप यूं कहें कि 2 लेक्चर जो हैं मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन मैंने पिछले पढ़ाए हुए को ही रिवाइज करवाया है, क्योंकि अच्छा खासा काम मैंने आपको वीकेंड पे दिया था, तो मैंने पूरी कोशिश की कि बच्चे कहीं ये ना समझें कि सर ने हमारे ऊपर ही सारा अज़ाब जो है वो फेंक दिया है। तो कोशिश अपनी तरफ से की है अच्छी तरह से बेटे इसको कवर अप करवाऊँ। तो कल अब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के मज़ीद डिटेल में जाएँगे कि अभी तक बेटे हमने नीड्स तो डिटरमिन कर ली हैं कि स्ट्रेटेजिक की नीड क्या है, टैक्टिकल की नीड क्या है, नीड्स को हम बात करेंगे, कौन से जो नीड्स को